नमस्कार, मैं संजीव चंदन। स्त्री काल के इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और माफ करिएगा, एक दो दिन थोड़ा अपरिहार्य कारणों से हम लाइव नहीं हो सके थे, बात नहीं कर पाए थे। अपरिहार्य कारण मतलब ऐसा कारण जो टाला नहीं जा सके, कुछ हेल्थ इशू, कुछ अन्य अन्य इत्यादि इत्यादि। आज हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं लालू प्रसाद जी, तेजस्वी यादव, आरजेडी, कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू महागठबंधन के बारे में। देर आयत दुरुस्त आयत मैं इसको कहूंगा, क्योंकि 2020 में तेजस्वी यादव को डर लग गया था कि लालू प्रसाद जी का नाम लेने से उन्हें नुकसान होने वाला है, और बहुत सारे लोग थे उनके इर्द गिर्द जो उन्हें इसी फॉर्मूले पे उन्हें कन्विंस कर चुके। देखते देखते पार्टी कार्यालय से भी लालू जी और राबड़ी जी की तस्वीरें हटा दी गई थी राष्ट्रीय जनता दल की, और प्रचार पोस्टरों से लालू जी और राबड़ी जी गायब होने लगे। तब मैं अक्सर, मेरा ओपिनियन होता था कि यह बेहद विनाशकारी, विनिष्टकारी निर्णय है। लेकिन खैर, निर्णय होता है। आरजेडी का था और तेजस्वी को चुनाव लड़ना था, तो निर्णय तो उन्हें ही लेना था। लेकिन अब इस बार चुनाव मैदान में तेजस्वी ने ठान लिया है कि लालू जी का संदेश घर घर पहुंचाना है, यानी देर आयत दुरुस्त आयत। एक और भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू कोशिश कर रही है, नीतीश कुमार कोशिश कर रहे हैं लालू राबड़ी राज को, कथित जंगल राज को, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई जा रही है, उसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर। तेजस्वी यादव पे सीधे हमला करने से बचने का भी वीडियो एक सम्राट चौधरी का सामने आया था। लेकिन इस बार तय कर लिया है तेजस्वी यादव ने कि डरना नहीं। नीतीश कुमार या बीजेपी या पूरा का पूरा एनडीए गठबंधन जितना भी लालू जी और राबड़ी जी पर अटैक करता रहे, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद के सामाजिक न्याय को घर घर पहुंचाने वाला है। 243 विधानसभाओं में कार्यक्रम करने की योजना है। मुझे लगता है कि पिछली बार जो चूक हो गई थी, इतनी बड़ी मेहनत की थी, बड़ी सभाओं में भीड़ जुटती थी तेजस्वी के, फिर भी मैजिकल कुर्सी तक पहुंच नहीं पाती। मैजिकल कुर्सी कहिए, म्यूजिकल कुर्सी कहिए, सीएम नहीं बन पाए थे। तो मुझे एक वजह उस समय यह भी लगती थी कि भाई थोड़ा सा आप 80 से 85, 87, 89, आपके अपनी राजनीति में, अपनी विरासत में झिझक नहीं होना चाहिए। और उस समय किसी ने उन्हें A to Z का फॉर्मूला भी थमा दिया था, लेकिन इस बार A to Z का फॉर्मूला नहीं। तो अब आज हम लोग आधे घंटे में बातचीत करने वाले हैं कि क्या ऐसा करके तेजस्वी यादव एक और हेड ऑन करने के लिए तैयार हैं, दूसरी ओर अपने ही महागठबंधन में कांग्रेस को भी संदेश दे रहे हैं कि भैया, ये जो लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी के कारण सीएम हमें चेहरा घोषित करने से जो हिचक रहे या जो डर है, उस डर से हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। तो दो तरफा जवाब इस तरह से दिया है। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार हेमंत कुमार, स्त्रीकाल के दर्शक इनसे परिचित हैं। बिहार की और देश की राजनीति पर बेहद उसकी नब्ज को समझते हैं, खासकर सामाजिक न्याय की राजनीति का तो कहना ही क्या। हेमंत सर, मेरी जो व्याख्या है, जो अब तेजस्वी जी कर रहे हैं, अब जो राष्ट्रीय जनता दल 243 विधानसभाओं में जो करने जा रही है, वो चलिए देर आयत दुरुस्त आयत जैसा है, और क्या ये दो तरफा जवाब है? महागठबंधन में कांग्रेस को भी जवाब है और दूसरी तरफ हेड ऑन करने की तैयारी है। धन्यवाद। देखिए, ये मेरा मानना है कि लालू यादव भारतीय राजनीति में और खास करके अपनी पार्टी में भी उनको एक एसेट की तरह देखा जाना चाहिए, जो सामाजिक न्याय के, सामाजिक बदलाव के एक पड़ाव पर बिहार की सियासत में उनका प्रादुर्भाव हुआ, और उन्होंने बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन में उस सामाजिक बदलाव के पूरे एजेंडे को आगे बढ़ाया। जो एजेंडा कर्पूरी ठाकुर का था, इसीलिए कहा जाता है कि जो लालू राबड़ी का जो शासनकाल है, इवन की नीतीश जी को भी इसमें जोड़ लिया जाता है। वो कर्पूरी ठाकुर की जो विरासत है, राजनीतिक विरासत, सामाजिक न्याय की जो लड़ाई का जो एजेंडा है, उस एजेंडे का विस्तार के रूप में देखा जाता है उसको। और इसी तो सवाल उठता है कि जिस तरह से मुक्ति पाने की कुछ लोगों ने
सलाह दी थी कि इनसे मुक्त हो जाइए, और उनके पोस्टर, बैनर, तस्वीरें सब हटाई गई धीरे धीरे। लेकिन ये मुझे लगता है कि सही सोच नहीं थी, सही दिशा नहीं थी, क्योंकि आज की तारीख में भी अगर देखें तो बीजेपी के लिए सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की है? लालू यादव का नाम, उस नाम से सबसे ज्यादा दिक्कत है उनको। राबड़ी देवी का नाम, उस नाम से सबसे ज्यादा दिक्कत है। और दिक्कत क्या है कि उनको आप हमेशा इस रूप में पेंट करना चाहते हैं कि ये जंगल राज के प्रतिनिधि हैं, आप चारा चोर उनको कहते हैं। लेकिन सवाल उठता है कि इतने दिन लंबे शासन काल के बावजूद, लगभग 20 साल से कई 20 साल से ऊपर हो गए नीतीश जी के शासन काल के, उस इस लंबी अवधि में भी आपके पास, जब आप चुनाव में जाते हैं या किसी पॉलिटिकल डिस्कोर्स में उतरते हैं, तो आप याद क्या दिलाते हैं? जंगल राज की याद दिलाते हैं। आपके पूरे एजेंडे पर, यानी कि आपके सुशासन, आपके डेवलपमेंट, इन एजेंडों पर लालू राबड़ी भारी पड़ते हैं। और यही वजह है कि आप उनको टारगेट करते हैं। अभी आपको फिल्म बनाने की नौबत आ गई, आपने एक डॉक्यूमेंट्री बनवाई और उसका प्रचार आप करेंगे कि ये देखिए, ये जंगल राज है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि सियासत में लालू यादव का वो जो जो स्याह पक्ष है, यानी कि चारा घोटाले वाला, उस पक्ष को अगर थोड़ी देर के लिए आप भुला जाएं, तो उस सामाजिक बदलाव के उस एजेंडे को आगे बढ़ाने वाली शख्सियत के रूप में आप कैसे उनसे मुक्ति पा जाइएगा? कैसे उनको आप इनकार कर दीजिएगा? तो ये जो जरूरत है, ये अलग बात है कि आज वो सिचुएशन नहीं है कि आप सिर्फ आपके नाम पर वोट मिल जाए, क्योंकि वो एक फेज था जिस फेज में आपके नाम पर, आपके आह्वान पर। हालांकि ये भी, हालांकि हेमंत जी एक नोट हम इस पर लगा दें, ये अभी कम विचित्र नहीं है कि जो घोटाला 3 दशकों से चल रहा था उसके लिए जिम्मेवार कौन हुआ, तो 90 से 95 और 92-93 में शायद वो उसकी जांच शुरू हो गई थी। तो मतलब 3-4 साल शासन मुख्यमंत्री जो है वो उसका जिम्मेवार सिद्ध हुआ। ये कम विचित्र नहीं है इस देश के न्यायिक व्यवस्था। वही तो मैं कह रहा हूँ कि इस देश में इस तरह के जो मसले हैं, उन सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस देश में करप्शन, पॉलिटिकल करप्शन के चार्जेज में कितने लोगों को सजा हुई है, कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। उस पूरी लिस्ट में, उस पूरी श्रेणी में आप देखेंगे तो लालू यादव ही पहले व्यक्ति हैं जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई। लेकिन नैरेटिव क्या गढ़ा गया उसमें, उसके, क्योंकि जब पूरी जो जांच पड़ताल में चीजें सामने आई तो वो तो जगन्नाथ मिश्रा के समय से ऐसा हो रहा था। लेकिन नैरेटिव पूरा जो गढ़ा गया वो एक जातिवादी नैरेटिव था, एक पिछड़ा विरोधी नैरेटिव था, और उस नैरेटिव में आप लालू यादव को विलन के रूप में सामने लेकर आ रहे थे। इसी वजह से जब इस तरह के नारे गढ़े जाते हैं कि चारा खाया मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, ये जो काउंटर नैरेटिव जो गढ़ा गया, इस वजह से गढ़ा गया कि जो उस समय आप चीजों को आधा, जो कहते हैं ना कि आधा ग्लास खाली है या आधा ग्लास भरा हुआ है, उस दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं। तो आप जब बेईमानी जहां करते हैं वहां इस तरह का काउंटर नैरेटिव खड़ा होता है, जिसमें जब कहा जाता है कि चारा खाए मिश्रा और जेल जाए पिछड़ा, तो ये जो है उसको जो लोग निगेट करते हैं, उसको वो इतिहास से एक तरह से आंख चुराते हैं। और उन चीजों को, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत किस बात की है? उनको दिक्कत ये है कि जो दावेदारी है, जो अपसर्ज है सत्ता में दावेदारी को लेकर के, प्रशासन और शासन में हिस्सेदारी को लेकर के, या उन तमाम तरह के स्पेस में अपनी हिस्सेदारी को लेकर के, जहां से सोशल और पॉलिटिकल डिस्कोर्स तय होता है, वो दावेदारी, जब उस दावेदारी पर, उस दावेदारी को लेकर के लोगों को दिक्कत होने लगी, उनको लगने लगा कि नहीं ये क्या गलत हो रहा है, इसीलिए उनको वो आरक्षण के खिलाफ खड़े हो गए, वो इस मेरिट का सवाल लेकर के आने लगे, वो
कुछ बड़े आइकॉन जो है इन सवालों को, जो जातिवादी अस्मिताओं का जो आंदोलन है या जातिवादी अस्मिताओं को रिफ्लेक्ट करने वाले जो नेता हैं, उनको चोर बताने की कोशिशें होने लगी। तो ये सब इन चीजों को इस तरफ से जोड़ करके देखने की जरूरत है, कि अलग देखने की जरूरत है कि अगर आप कैसे एक तरह से डिमोरलाइज करना चाहते हैं पूरे आंदोलन को, उसमें आप मेरिट का सवाल ले आएंगे, आप उनके नेताओं को चोर कहेंगे, उनके नेताओं को अयोग्य कहेंगे। जैसे कि प्रशांत किशोर अगर 9वीं फेल और 9वीं पास वाला जो एजेंडा लेकर के आते हैं, वो बिल्कुल ही कितना ये अपमानजनक एजेंडा है, क्योंकि इस देश का संविधान सबको, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, सबको चुनाव लड़ने वोट देने का अधिकार देता है। उसके बावजूद अगर आप 9वीं और 10वीं फेल का सवाल उठाते हैं और वो उसको जस्टिफाई भी कायदे से नहीं कर पाते। लेकिन 2-3 चीजें लेकिन सर समझना और चाहेंगे इसमें। एक तो ये जो तेजस्वी यादव या आरजेडी निर्णय करके आ रही है, वो अब ये तो तय है कि हेड ऑन करने की तैयारी है। तो आगे हम लोग ये समझेंगे कि तेजस्वी यादव किस तरीके से अति पिछड़ा जो सवाल है उसको एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरह से दलितों के बीच में आउटरीच करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लालू जी के साथ एक एंटी इनकम्बेंसी ये भी जुड़ जाती है, हालांकि वो सच नहीं है, क्योंकि उन्होंने लगातार वो उस पर उस दौर में ही बात करेंगे जब उस सवाल पे आएंगे। लेकिन पहला इसी सवाल को डील करते हैं कि एक तरफ ये हेड ऑन करने की तैयारी है, दूसरी तरफ कांग्रेस की जो अपनी हिचक थी या कांग्रेस का जो हथियार था, ये महागठबंधन के भीतर ही तेजस्वी जी को, कि वो उस कारण से, इन दो लोगों के कारण या उस छवि के कारण, 90 के से लेके 2000 के बीच के चुनाव की छवि के कारण जो है चेहरा न बनाया जाए, तो उसको भी एक जवाब देने की कोशिश है क्या हेमंत सर? बहुत छोटी टिप्पणी इस पर फिर। देखिए, ये मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोगों ने कई बातचीत में, कई डिबेट में इस चीज पर चर्चा की थी कि महागठबंधन को, यानी संयुक्त विपक्ष को क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं हो रहा है, यूनाइटेड एफर्ट नहीं हो रहा है, कोई ढांचा नहीं बन रहा है। अब समझिए कि ये हम लोग की बातचीत के साथ साथ लग रहा था कि जैसे कोई फॉलो कर रहा है हमें, और सब चीजें होने लगी धीरे धीरे। कांग्रेस के साथ मीटिंग होने लगी, ढांचा, वो फिर इस महागठबंधन की 2-2 मीटिंग हो गई, ढांचा बन गया, तेजस्वी यादव कोऑर्डिनेटर बन गया, उसके बाद जिलों के लिए कार्यक्रम बन गया। 4 मई को एक और मीटिंग होने वाली है, जो एक्सटेंडेड मीटिंग होगी, जिसमें सभी जिलों के जिलाध्यक्ष और सचिव सभी पार्टियों के जुटेंगे। तो ये जो पूरा है, वो मुझे लगता है कि जैसे कि हम लोगों को कोई फॉलो कर रहा था। हो सकता है इसको कोइंसिडेंस हम मानते हैं कि कोइंसिडेंस हो या जो भी हो, लेकिन आपका एक दिन हमने अजीत जी वाले प्रोग्राम में भी यही डिस्कस किया कि हम लोग जो बात कर रहे थे सिटिंग अरेंजमेंट को लेकर के, वो बाद में चीजें बदल गई और उसी तरह दिखी। और आप जो कह रहे हैं लगातार जो बात होती रही है, उस तरह की चीजें अब दिखाई पड़ने लगी है। जी हेमंत सर। तो इन चीजों को इन लोगों ने एड्रेस भी किया, और अब जनता के बीच में जाने की पूरी प्लानिंग के साथ ये लोग सामने आ भी रहे हैं। उसमें जो सबसे बड़ी बात ये हुई कि जो सवाल लगातार उठाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं तय हुआ, अब बताइए कि इससे अधिक ये अतिशय मूर्खता क्या हो सकती है कि जब किसी नेता को आप स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना देते हैं, सारी जिम्मेवारियां वो तय कर रहे हैं, वो जो अलग अलग जो कमेटियां बन रही है, जैसे कि मैनिफेस्टो कमेटी, कैंपेन कमेटी, उन कमेटियों में कौन कौन लोग शामिल होंगे, किस पार्टी से, उसकी लिस्ट उनके पास आ रही है। तो स्वाभाविक तौर पर आप समझ सकते हैं कि भूमिका किसकी तय हो रही है चेहरा के रूप में। लेकिन इसको इग्नोर करने की एक सोची समझी ये रणनीति के तहत इसको इग्नोर किया जा रहा है, और इसको एजेंडा बनाने की कोशिश की जा रही है, वो मीडिया की ओर से, वो बीजेपी समर्थक मीडिया जो है उसकी ओर से, कि ताकि ये दिखाया जाए कि हाँ झगड़ा है। लेकिन ये जो फिर भी जो हिचक तो थी, हिचक की खबर तो हमें आपको भी है कि ये और इसी कारण से, लालू राबड़ी जी के कारण। तो नहीं, इसको लेकिन जवाब देने की कोशिश बताना चाहूंगा कि इसमें कांग्रेस के लीडरशिप ने बहुत ही होशियारी दिखाई। इसमें जो ऊपर का जो लीडरशिप है, उसने, मुझे लगता है कि शायद एक चीज होता है कि लोग, आप प्रयोग में जाने दीजिए, प्रयोग में जाने दीजिए, और उसके बाद देखिए कि किस तरह का प्रयोग हो रहा है, फिर उस पर अपना एक तरह से अपना ये चलाइए, अपनी ओर से कोई दिशा निर्देश जारी कीजिए। तो वही हुआ कि अल्लाह हुआ है, लगभग 1-1.5 महीने तक का उनका जो पूरा ये जो 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 उनकी दशा थी, जो दिशा थी, उसको वॉच किया गया, और उसके बाद तब बुला करके ये तय कर दिया गया कि हाँ, ये अब ये सब होना चाहिए।
तो मुझे लगता है कि शायद ये ठीक हुआ कि आप पहले प्रयोग करने दीजिए, पहले ऊपर से ही तय करके नहीं भेज दीजिए। 1-1.5 महीने का समय दिया गया, उनको काम करने के लिए कहा गया, फिर उसके बाद हुआ कि चलिए हाँ ठीक है। ये जो मैं समझ रहा हूँ कि उसको लाइन अप किया गया कि आपको और किस लाइन पर के और कैसे और किस डेविएशन को ठीक करना है और किस दिशा में आपको आगे बढ़ना है। तो अब तो ये तय हो गया कि तेजस्वी के नेतृत्व में ही आपको सब कुछ करना है, ये तो तय हो गया। अब रही बात की जो सोशल जस्टिस का पूरा एजेंडा जो कांग्रेस लेकर के आई, कांग्रेस बिहार में उस एजेंडे को बहुत अधिक अपने ढंग से जो अब तक जो हम लोगों ने देखा है वो अपने ढंग से चलाने की स्थिति में नहीं रही है। इसलिए कि जो चलाने की कोशिश की गई उसमें वो जो नीचे तक जाने का कोई ले जाने का उसका प्रयास ही नहीं हुआ। उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोड़ था कन्हैया की पदयात्रा। अब कन्हैया की पदयात्रा को लेकर हम लोगों ने कई बार बातचीत की है। तो उस पदयात्रा के दौरान ये इस एजेंडे को आपको नीचे ले जाना था, लेकिन नहीं ले जा सके। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वो सीन से गायब हैं, कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये अपने आप में ये खोज का विषय है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है कि वो अचानक सीन से गायब हो गए। अगर उनको जिम्मेवारी बिहार की दी गई है तो अपने एक कांग्रेसी कार्यकर्ता होने के नाते, नेता होने के नाते उनको बिहार में अपनी गतिविधियां तो और केंद्रित करनी चाहिए थी। उसको डे टू डे के लाइफ में दिखना चाहिए था। तो वो एक जैसे कि गांधी की तरह दांडी यात्रा करने के लिए आप आए और उसके बाद फिर दांडी यात्रा खत्म करके फिर आप चले गए दूसरी जगह। तो ये जो मुझे लगता है कि इससे न तो कन्हैया का भला होगा न कांग्रेस पार्टी का भला होगा। लेकिन दूसरी ओर जिस एजेंडे को लेकर के आरजेडी ने जो तय किया है कि सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में उसका कार्यक्रम होगा और उन कार्यक्रमों में सोशल जस्टिस के एजेंडे को प्रमुखता से सामने रखा जाएगा। जो लालू राबड़ी का जो रिजीम है उस रिजीम के एजेंडों को सामने लेकर के आया जाएगा। आप इस बात से तो कोई नहीं इनकार कर सकता है कि अगर लालू यादव की इमरजेंसी के बाद अति पिछड़ा चेहरे को आगे लाने के लिए, हाँ ये अलग बात है कि उसके लिए इन्होंने कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं डेवलप किया था जिसकी मार्केटिंग हो। लेकिन सबसे ज्यादा दावेदारी लेकर के, हिस्सेदारी लेकर के तो यही आए। उसमें आप गिनना शुरू करेंगे तो दर्जनों ऐसे नाम है जिनको एमएलए बनाया गया, एमएलसी बनाया गया, राज्यसभा भेजा गया, अलग अलग जो बोर्ड निगमों का चेयरमैन बनाया गया, उनको महत्वपूर्ण जिम्मेवारियां दी गई, पार्टी में जिम्मेवारी दी गई। लेकिन इन चीजों की को एक तरह से उसका कहते हैं ना कि डॉक्यूमेंटेशन नहीं करना और दूसरा कि इन चीजों की मार्केटिंग नहीं करना। क्योंकि मार्केटिंग तो आपको करनी पड़ती है, क्योंकि अगर आप इन चीजों की मार्केटिंग नहीं करेंगे तो जो सबसे बड़ा जो सौदागर है वो आपके पूरे कामकाज पर पानी फेर देगा, जो अभी हो रहा है। यानी आप यदि शर्माते और ये रहेंगे तो इसे निकल करके वो काम करने की योजना बनाई है इन्होंने। अब एक सवाल, अति पिछड़ा और जो दलित पैकेट है उस पे आउटरीच करने की सारी पार्टियों की कोशिश है। नीतीश जी का अपना पैकेट है, बीजेपी ने अपना काम 90 के दशक से शुरू कर रखा है और अपने हिसाब से वो करते रहती है। कांग्रेस भी कोशिश कर रही है और अब ये यूएसपी रही आरजेडी की, जो इससे बताने के लिए आरजेडी अब तैयारी कर रही है कि 243 सीटों पे इस रूप में वो जाएगी। लेकिन इन दिनों जो तेजस्वी जी का पैटर्न है, क्या आपको ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लग रहा है? जो वो जैसे अभी उन्होंने एक कमेंट आया भी है, पासी जाति के लोगों के बीच में तारीफ फ्री करने वाला जो खुला चालू करेंगे, वो जो बंद का मामला है उसको लेकर के, तो उनका पैटर्न जो दिख रहा है वो क्या नहीं दिख रहा है कि मास को एड्रेस करना और मास लीडर्स को एड्रेस करना। कांग्रेस का पैटर्न थोड़ा डिफरेंट यहाँ है। हालांकि कांग्रेस पे ज्यादा हम आज नहीं बात करना चाह रहे। तेजस्वी जी का जो ये अप्रोच है, ये जो अभी काम कर रहे हैं, वो कितना सेंध लगा पाएगा, कैसे देख? देखिए कल ही पासी जाति का एक सम्मेलन हुआ है और उसमें तेजस्वी यादव गए हुए थे। और वो जो सम्मेलन, बल्कि पासी का क्या, कल ही उतारी बेचने वाले लोगों का एक सम्मेलन था जिसमें पासी जाति से उस पैसे को जोड़ा जाता है, लेकिन उस पैसे में बहुत दूसरी जातियां भी हैं और खास करके अनुसूचित जातियों में ये पासवान, रविदास और भी कई जातियां वो भी है। उसमें मुस्लिम बिरादरी के लोग भी हैं उस पैसे में।
तो इस पैसे को लेकर के जो सम्मेलन हुआ उसमें ये है कि एक तो ये कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको जो मध्य ये शराबबंदी कानून है उसके दायरे से इस चीज को अलग करेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ही उसकी तरह नहीं है जिस तरह से आप ये जो शराब का जो कारोबार है उस कारोबार से इसको अलग ढंग से देखना पड़ेगा आपको, एक ट्रेडिशनल काम काज और उससे उसका दूसरा जो पहलू है उस पर तो ये इन सवालों को लेकर के, और दूसरा ये कि इसको लेकर के जो सबसे ज्यादा रिप्रेशन, सबसे ज्यादा उत्पीड़न जो झेलना पड़ा है इसी सोसाइटी के उस हिस्से को जो इस कारोबार से जुड़ा रहा है। तो एक तो ये था कि उनके कारोबार पर भी चोट था, उनको कानून की डंडा भी उनके खिलाफ चल रहा था, तो इसको लेकर के बहुत आक्रोश था और इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। ये कल वहां जो सम्मेलन हुआ उसमें एक प्रतीकात्मक ये फोटो जो आया कि जो तेजस्वी अपने कंधे पर वो बहंगी और ताड़ी का लबनी लेकर के उन्होंने तस्वीर खिंचाई कि हम आपके साथ हैं, हम इस कारोबार के साथ हैं, इस कारोबार से जुड़े हुए लोगों के साथ हैं। तो ये जो सोशल जस्टिस का जो ये है फॉर्मुलेशन है एक तरह से कि कैसे इस तरह के कारोबार के और इनके कारोबारियों के पक्ष में खड़ा होना और जो बिल्कुल सोसाइटी के हाशिए पर खड़ा हुआ समाज है, तो ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो ये जो प्रतीक जो गढ़े है उसको आप लालू यादव से अलग नहीं कर सकते। लालू यादव इस तरह के प्रतीक गढ़ने में बहुत माहिर माने जाते रहे हैं और यही वजह है कि उनके उस पूरे इसको अभी अपनाया जा रहा है, जिसकी बात हम लोग कर रहे थे कि 2020 में उनसे मुक्त होने की कोशिश की गई। अब उस एक तरह से उनको फिर से अंगीकार किया जा रहा है, अपनाया जा रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये एजेंडा उनके लिए बिल्कुल सही है और इस पर उनको अपना काम आगे बढ़ाना चाहिए, इस पर बेझिझक ये काम करना चाहिए। देखिए, जस्टिस फॉर एजुकेशन एक बात कर रहे हैं और उससे जुड़ा हुआ मेरा सवाल भी होगा, वो ये है कि महत्वपूर्ण देखना यह होगा कि अति पिछड़ों और गैर यादव को आपने उम्मीदवार बनाए हैं, कितने बनाए हैं ये महत्वपूर्ण होगा। तो ये है, लेकिन एक बात तो है ना कि जब लालू जी आए, लालू जी के दौर में आने के बाद, चूंकि ठीक 10 साल पहले 3 ब्राह्मण और 2 राजपूत मुख्यमंत्री कांग्रेस ने दे रखे थे, उसका इनको एक माहौल बन गया, मंडल का भी सब था। तो पूरा पिछड़ी अति पिछड़ी जातियों में एक जिस तरह की आकांक्षा थी उसके प्रतीक भी बने और उन्होंने बहुत सारे लोगों को कोशिश की, सदनों में भी भेजा, अति पिछड़ा जाति से, दलित जातियों के विभिन्न जातियों से ये काम उन्होंने किया था। तो अब जब ये लेकर के जाएंगे समाज 243 विधानसभाओं में, तो ये सारी बातें जनता के सामने जाएंगी एक। लेकिन जो जस्टिस फॉर एजुकेशन कह रहे हैं वो बेहद महत्वपूर्ण होगा कि वो रिप्रेजेंटेशन टिकट बंटवारे में भी दिखेगा तो शायद ज्यादा फायदा होगा। बिल्कुल, ये एक जरूरी मांग है और ये सही कह रहे हैं और ये हम लोग भी इस बात को रेखांकित करते रहे हैं कि ये आपको कितना अधिक समावेशी आप हो सकते हैं अलग अलग जाति समूहों को, और उनको जो खास करके अभी भी हाशिए पर है उनको टिकट वितरण में कैसे हिस्सेदारी उनकी तय करते हैं, ये एक महत्वपूर्ण एजेंडा हुआ। देखिए, क्योंकि जो बीजेपी इसी का खेल कर रही है, इसी परसेप्शन के जरिए वो आगे अपना खेल बढ़ा रही है, लेकिन उसके खेल में सबसे जो कमजोर चीज जो है जिसको पकड़ने की जरूरत है कि उनके यहाँ कोई भी दलित पिछड़ा अगर नेतृत्व में जाता है, इवन कि वो मुख्यमंत्री ही बन जाता है, तो आप गौर करेंगे कि वह कभी भी सोशल जस्टिस के एजेंडे को आगे नहीं बढ़ाता हुआ दिखता है, बल्कि उसके खिलाफ काम करता हुआ दिखता है। ये अंतर होता है बीजेपी के दलित पिछड़ा नेताओं को लेकर के और दूसरे विपक्ष के दलित पिछड़ा नेताओं को लेकर के। इसको अगर आप मार्क करेंगे और इसको अपने एजेंडे का हिस्सा बनाएंगे कि ठीक है, आप तो टिकट तो दे देते हैं लेकिन उनकी जुबान सील देते हैं, कोई भी उनके राष्ट्रपति तक को बोलने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये बात लेकिन लोग सुनेंगे नहीं सर। लोग उन्हें टिकट चाहिए। बीजेपी के जो लोग हैं वो एकदम सही चिन्हित कर रहे हैं कि वो ऐसा होता है, क्योंकि वहां तो माहौल ही राजनीति का वही है और यहाँ सोशल जस्टिस का हुआ। लेकिन भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपको टिकट भी देना पड़ेगा, हिस्सेदारी तय करनी पड़ेगी
और उसके बाद वो एजेंडा भी उठाना पड़ेगा कि हमारे हिस्सेदारी और दावेदारी देने का जो जो ये है, जो हम जिस मंशा से करना चाहते हैं, वो मंशा उनकी नहीं है। वो सिर्फ इसलिए देते हैं कि ताकि बस आपका इस्तेमाल हिंदुत्ववादी एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए किया जाए, और हम इसलिए देते हैं कि सामाजिक न्याय के एजेंडे को आगे बढ़ाया जाए। दोनों इस फर्क को अपने डिस्कोर्स में लाने, नहीं तो सिर्फ तब गिनती तो वो भी गिनाने लगेंगे, गिनती वो भी गिनाएंगे कि देखिए अरे आपने क्या दिया, आपसे तो ज्यादा हमने दिया। तो यहाँ फंसने से ज्यादा बेहतर है कि आप जब ले जाते हैं तो आप इन सवाल, बल्कि उनके लोग कहते हैं कि हम लोगों को बोलने की इजाजत नहीं है आरक्षण के सवाल पर, सोशल जस्टिस के सवाल पर, किसी ये दमन उत्पीड़न के खिलाफ हम निजी तौर पर भी हम लोग बहुत सारे, वो तो 14 अप्रैल के निकलते भी हैं, बाबा साहब के उसमें निकले भी, तो उसमें एक आध कोई फोटो था उनका, कोई हाँ मतलब नहीं, नारों से कोई मतलब नहीं। वो तो वहां तो स्थिति है। बीजेपी की बात कर रहा हूँ, यही पटना में। बिल्कुल। नहीं हमने तो वो देखा है कि पिछले साल की ही बात है, जब मुजफ्फरपुर में मोदी जी की सभा थी, और उस मंच पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा हुआ था जो, जिसके आप कह लीजिए कि है तो भगवा पार्टी में, लेकिन जिसके माथे पर अम्बेडकर लगता है सवार है, तो उसने अपने भाषण के दौरान वो नारा लगा दिया जय भीम का। तो पूरे सभा स्थल पर, पूरे पंडाल में सन्नाटा पसर गया। किसी ने उसको सेकंड नहीं किया, यानी कोई उसके समर्थन में नारा नहीं लगाया, एक शब्द नहीं लगा। अब ये समझ लीजिए कि ये किस तरह का चिंतन है, किस तरह की का माहौल बनाते हैं ये लोग। मैं कह रहा हूं, मैं उस गवाह हूं, मैं पत्रकार जगह में बैठा हुआ था, और जो पत्रकार थे आपस में एक दूसरे को देख करके मुस्कुरा रहे थे, और किसी आदमी ने मंच पर बैठे तमाम, वहां दर्जनों नेता बैठे हुए थे मंच पर, न तो मंच पर बैठे किसी नेता ने उस नारे के पक्ष में एक शब्द कहा, न ऑडियंस से किसी ने कुछ कहा। आप समझिए किस तरह का माहौल बना करके ले जाते हैं ये। जी, तो ये मैं जो कह रहा था कि इन चीजों को भी आपको रेखांकित करना पड़ेगा कि आपको कैसे जो इंदिरा गांधी के लिए कहा जाता था ना कि गूंगी गुड़िया, आज की तारीख में तो द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में कहा जाना चाहिए कि इतने देश में इतनी बड़ी इतनी तरह तरह की घटनाएं हो रही है, लेकिन कुछ नहीं तो ये करना कम से कम ये अच्छा है कि आप जब लेकर जाएंगे 243 विधानसभाओं में और लालू प्रसाद जी को सेंटर में रखेंगे, तो सामाजिक न्याय का डिस्कोर्स उसी फॉर्म में कम से कम जाएगा। और जो लोग हमलावर होते हैं लालू जी और राबड़ी जी के, जो लोग मतलब तय ही कर रखा है एनडीए ने कि कथित जंगल राज का पिक्चर पेश करने वाले हैं, तो उसका, तो मुझे ये बात कम से कम हेड ऑन की बात मैंने शुरू में भी कहा कि अच्छी लगी कि हेड ऑन उधर हो रहा है, दूसरी तरफ स्टीयरिंग पे तेजस्वी यादव मजबूती से पकड़ बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। नंदलाल जी कह रहे हैं वो एक बात ले लेते हैं, फिर लगता है हेमंत जी के घर पे कुछ कुछ हुआ है मतलब मतलब मैं आपके डॉगी को लेकर के, तो ये नंदलाल जी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ने यदि ताड़ी के पैतृक पेशा बंद किया तो उस पेशे वालों को कुछ तो देना चाहिए। किसी के सनक भरे सम्मान और सोच के लिए किसी का जीवन जोखिम में नहीं डाला जा सकता था। यही पकड़ थी लालू जी की। लालू जी जैसे टैक्स माफ कर दिया था उन्होंने ताड़ी को लेकर के, तो उसका बड़ा लोगों के बीच एक अच्छा मैसेज गया था। जो इस व्यवसाय से अभी भी जुड़े हुए लोग हैं, क्योंकि पैसा कैश आता है सर, तो वहां से बाल बच्चे पढ़ते हैं, फिर एक रिप्रेजेंटेशन होता है, पासी समाज का अच्छा खासा पॉलिटिकल और फिर सोशल चर्निंग भी हुई है। हेमंत सर अनम्यूट करें। बिल्कुल। आप उस निर्णय की कल्पना कीजिए कि जब उन्होंने कहा कि ये तार टैक्स जो है, वो तारी टैक्स जो है खत्म कर रहे हैं, फ्री कर रहे हैं उसको, उसका क्या असर हुआ था। और आप उस वो मन में जो विचार कहाँ से आया होगा। हम लोगों ने बचपन में देखा है कि वो एक्साइज डिपार्टमेंट के अधीन वो पूरा महकमा आता है, और एक्साइज डिपार्टमेंट का एक सिपाही गांव में आकर के घूमता था डंडा लेकर के, और
लोगों को पकड़ पकड़ के और कमर में रस्सा लगा करके वहीं से ले जाता था, और चाहे तो जुर्माना भर के लौटना पड़ता था या फिर जेल जाना पड़ता था। इसको खत्म करने के लिए उन्होंने इसको टैक्स फ्री किया था, और आपने उसको शराबबंदी में जोड़ करके पूरा उनका कारोबार ही उनके हाथ से छीन लिया, और उनके खिलाफ पुलिस का उत्पीड़न इतना बढ़ा कि सबसे ज्यादा अगर बिहार के जेलों में किसी जुर्म में लोग हैं तो इसी नशाबंदी के कानून तोड़ने के आरोप में, और वो भी इसी सोसाइटी, इसी समाज के इसी हाशिए के हिस्से को वहां पहुंचाया, जेल में डाला गया है। तो ये जो कल्पना है, आप दो तरह की कल्पना को आप देखिए, एक कल्पना टैक्स फ्री करने वाली, दूसरी कल्पना नशाबंदी के नाम पर एक ऐसा पूरा पवित्र माहौल बनाने जैसा, जिसके भीतर में सिर्फ गंदगी दिखाई देती है। जो पवित्र माहौल ये बनाते हैं उसके भीतर क्या है, उसने एक तरह से पूरा माफिया साम्राज्य खड़ा कर दिया। बिल्कुल। और दूसरी तरफ क्या हुआ, जो गरीब लोग थे उनकी रोजी रोटी चली गई, उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई। देखिए, क्योंकि जो ट्रेडिशनल पैसा होता है उससे बाहर निकलने में टाइम लगता है, और जो लोग इस पैसे से जुड़े हुए थे वो कहीं मजदूरी करने की स्थिति में भी नहीं थे। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सब अपने आप को अलग अलग किस्म से ढालते रहे कि कहाँ पर आपको क्या करना है। मजबूरी में तो कोई किसी भी धंधे में चला जाता है, लेकिन ये है कि उन्होंने इस बात का ख्याल नहीं रखा कि हमको क्या करना है। तो मैं फिर से कहूंगा कि सोशल जस्टिस का जो एजेंडा है वो यही एजेंडा है कि आप किस तरह चीजों को देखते हैं, आपकी दृष्टि क्या है, आपकी दृष्टि क्या, सोसाइटी के हिस्से को इम्पावर करना है, उनको इकोनॉमिकली, उनको मोरली बूस्टअप करना है, उनको मुख्य धारा में लाना है, ये आपके माइंडसेट में है, या आप कोई पवित्र माहौल बनाने के नाम पर सबको एक ही डंडे से हाथ करके, और उसके बाद उसका मतलब ये हुआ कि आप गरीबी दूर करने के बदले लोगों को शैम्पू साबुन से नहला दें और उनको अच्छा कपड़ा पहना कर कहीं पर शोकेस में उनको बिठा दें। बिल्कुल। तो ये है, तार के पेड़ और भैंस में कोई अंतर नहीं है। चीनी होती भैंस और बाली निकलता तार देखकर बच्चे हर्षित होने लगते हैं उनके घरों के। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और यही है सामाजिक न्याय की दृष्टि जो हेमंत जी कह रहे हैं। अच्छी बात है कि सामाजिक न्याय का एजेंडा और उसका प्रतीक लालू प्रसाद जी को बना करके राष्ट्रीय जनता दल 243 चुनाव विधानसभाओं में जाने वाली है। उसके प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन यदि आप नहीं जाते तब भी ये जो इधर वाला मामला है, नेगेटिव मामला, वो तो होना ही था, वो तो इन्होंने तैयारी कर रखी है। तो यदि आपने हेड ऑन करने की कोशिश की है, यदि तेजस्वी और आरजेडी की तैयारी है कि हेड ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि उसका बेहतर रिजल्ट आएगा। कल फिर मिलते हैं 11:10 पर। 2 दिन नहीं आ पाए थे, फिर से माफी। और हेमंत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया कि आप हमारे साथ जुड़े, और आउटसाइड पैनलिस्ट जो लोग थे उन सब का भी धन्यवाद, शुक्रिया। 4 बजे फिर मिलेंगे। नमस्कार।